Welcome students. Today we will do chemistry paper 2025. Set is 56 to 1. Please listen students. You have to attend the video properly. सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और साथ साथ में उसके साथ रिलेटेड टॉपिक्स भी बता रहा होता हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो आपको यूजफुल रहेगा, सारा चैप्टर एक तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रॉपरली थॉरोली अटेंड करो वीडियो को, ठीक है। सो वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। See, what does it say? The charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 negative to MnO2। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें MnO4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है फ्रॉम +7 टू +4। यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। और चार्ज निकालने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, वह तो फैराडे फर्स्ट लॉ से भी निकाल सकते हो, बट इजी फॉर्मूला है यहाँ पे Q = NFX। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज गिवन टू बी 1 into F, and change in oxidation state is from +7 to +4, that is 3. So answer will be 3 farad. So this is a new formula that we are learning, not given in books. Formula you can use here is Q = NFX. Okay, we go to the next question here. Which of the following statement is false? Rate of a zero order reaction is independent of initial concentration of reactant. बिल्कुल ठीक है। जो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 0 होता है। सो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ये भी ठीक है बेटा। टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है A0/2K, रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी 0, दिस इज रॉन्ग। मॉलिक्यूलरिटी मिनिमम 1 है, अकेले मॉलिक्यूल टूट गया तो 1, दो मॉलिक्यूल टकराए तो मॉलिक्यूलरिटी 2, 0 नहीं हो सकती मॉलिक्यूलरिटी। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज 0.693/K, दिस इज करेक्ट। सो फॉल्स टॉप पॉइंट इज हियर C इज फॉल्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन दे रहे हैं, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। सो इसका आंसर C पार्ट है। कौन सा एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d10 सो वह तो पता ही आपको कॉपर है, बट काउंट कर लो आर्गन के इलेक्ट्रॉन 18 + 10 + 1 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। +1 से हम पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस है कॉपर, इसमें 4s1 होता है। ये कौन से टाइप के आइसोमर्स है? इसमें आप देख सकते हो कि जो लिगैंड है NO2 की बजाय ONO हो गया। यहाँ पे वो लोन पे नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, यहाँ पे लोन पे ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, तो उसकी लिंकिंग का डिफरेंस हो गया। दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज लिंकेज आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक स्पीसीज? इनमें से डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन सा है? देखो आइडिया कैसे लगाएंगे हम। देखो Cl और F वीक लिगेंड्स होते हैं, पेयरिंग करते ही नहीं है, ना क्लोरीन करती है ना फ्लोरीन करती है। सो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पक्का हो गई, तो पक्का ही पैरामैग्नेटिक है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आंसर हमें A और C पे चेक करना है, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें भी पेयरिंग होगी, इसमें भी पेयरिंग होगी। जो आयरन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो अभी इलेक्ट्रॉन बचे 23। तो अगर पेयरिंग हो भी जाए Cn की वजह से, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही श्योरली। बिना कन्फिगरेशन लिखे हम बता सकते हैं इसके बारे में। बट निकल के केस में क्या होगा? निकल 2+ है, यहाँ पर निकल 28 होता है, 2+ में क्या होगा? 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Cn पेयरिंग कराएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने वाली है। सो पक्का बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हम आईडी से आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर A है। हमें टाइम सेव करना है, शॉर्टकट्स यूज करने हैं कि कैसे हम फटाफट उस क्वेश्चन को आंसर दें। अरे एक भी कन्फिगरेशन लिखने बैठ गए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका आईपीसी नेम बताना है। आईपीसी नेम सीखा था हमने +1 में, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं SWMF, सब्स्टिट्यूएंट वर्ड रूट मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और सबसे प्रेफरेंस ऑफ नंबरिंग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स है।
फिर मल्टीपल बॉन्ड्स का नंबरिंग प्रेफरेंस देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ये तो बेंजीन है पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके हिसाब से हमें नंबरिंग देनी है। अगर 2 हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे आप, मिथाइल एंड क्लोरो, तो ओब्वियसली क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो इसका नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 4, सो आंसर विल बी 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, आंसर इज सी पार्ट। SWF याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। लिखने का ऑर्डर ये रहता है, नंबरिंग प्रेफरेंस उल्टी चलती है, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर मल्टीपल बॉन्ड सबसे कम प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट को चलती है। CrO3 से सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल किसी टाइप की हो सकती है, जैसे ये है प्रोपेन 2 है, इसको आप CrO3 से ऑक्सीडाइज करोगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इट विल ऑक्सीडाइज इट टू ए कीटोन, कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दोगे तो यहाँ से 2 H निकल जाएंगे, कीटोन में चेंज होगा। प्राइमरी अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड and secondary alcohol change into ketones by CrO3, weak oxidizing agent. It is a ketone. Conversion of phenol to salicylic acid can be accomplished by, phenol से salicylic acid बनाना, phenol से salicyl aldehyde बनाना हो तो reverting reaction, but अगर salicylic acid बनाना है then it is Kolbe reaction से बनेगा। Which of the following are example of denaturation of protein? प्रोटीन की डिनेचुरेशन क्या होती है, जहां पे प्रोटीन अपनी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर लूज कर लेता है। तो ये दोनों एग्जांपल, ए भी एग्जांपल है उसका, बी भी एग्जांपल है, कोएगुलेशन ऑफ एग एज वेल एज कर्डिंग ऑफ मिल्क, तो इसलिए आंसर है डी पार्ट, बोथ ए एंड बी। न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़े होते हैं, देखो सब लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है सैकराइड्स में, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स जब बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है प्रोटीन्स में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगी चीज है, उसका यहाँ लिंक नहीं है बायोमोलिक्यूलर चैप्टर से, वो तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में लिंकेज, ये प्रोटीन्स में लिंकेज, और ये होती है हमारी किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी जो दांतों की जो भी डिजीज होती है, स्कर्वी है, पायरिया है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, और वो उसका विटामिन सी इज ऑब्वियसली एस्कॉर्बिक एसिड, इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। नाउ असर्शन रीजन क्वेश्चंस, जैसे मैंने हमेशा बताया है, असर्शन रीजन क्वेश्चन करते समय सिर्फ असर्शन को रीड करो पहले, उससे आप खुद आंसर देने की कोशिश करो। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, इट्स हाफ लाइफ टाइम इज आल्सो डबल्ड, ये रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इट इज 0.693 by K, इससे कंसंट्रेशन का कोई लिंक ही नहीं है। सो असर्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग है, और देख लेते रीजन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बल्कि रीजन बिल्कुल सही दिया हुआ है, असर्शन रॉन्ग दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारा, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, डी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डिल्यूट मिनरल एसिड्स, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर नीचे लाई करता है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे लाई करता है हाइड्रोजन से, 5 मेटल हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं, इनको हम चाप से याद करते हैं, कॉपर, मर्करी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, सी फॉर कॉपर, मर्करी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ये हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, ये एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकते, और कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस में होगा, हाइड्रोजन का 0 होता है, कॉपर का प्लस में। सो बिल्कुल ठीक है, और इसका रीजन भी सही है, इसलिए इसका आंसर है ए पार्ट। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल-थैलिमाइड सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है, सेशन बिल्कुल ठीक है, इसका रीजन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में मैंने करवाया, उसका रीजन है हमारा ये, हमारे पास थैलिमाइड होती है, पोटेशियम थैलिमाइड, एन नेगेटिव के पॉजिटिव। फिर इसका हम लेक्चर करते हैं अल्काइल क्लोराइड के साथ, मान लो CH3Cl के साथ करा, KCl निकल जाएगा, मिथाइल लग जाएगा, और हाइड्रोलिसिस के बाद प्राइमरी अमाइन बन जाएगी। बट अगर यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन है तो रिएक्शन नहीं होगा,
एरोमेटिक अमाइन है तो ये रिएक्शन नहीं करेगी इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया था रेजोनेंस की वजह से, तो Cl यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता है। इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस नहीं बन सकती हैं गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस से। लेट अस सी, अब जो हमने रीजन दिया हमारा मैच करता है कि नहीं करता। नीचे लिखा अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अनाइन, इस अनाइन के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, उसका कारण है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो सजेशन ठीक है, रीजन भी करेक्ट ही दिया हुआ और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए पार्ट आंसर है इसका। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। Vitamin D cannot be stored in our body, ये गलत है। दो विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है, यूरिन में बाहर निकल जाता है। विटामिन डी होता है फैट सॉल्युबल, वो बॉडी में स्टोर होता है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है। फैट सॉल्युबल इज नॉट एक्सट्रीम। रीजन बिल्कुल ठीक दिया हुआ, जो मैं बोल रहा था वो रीजन बिल्कुल सही दिया हुआ है, बट ऊपर सेक्शन रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, ध्यान से पढ़ना है। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं समझ जाना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं। और उसकी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है के। हाउ लॉन्ग इट विल टेक इनिशियल कंसंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम 0.1 टू 0.05। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट है। केटी विल बिकम ए नॉट माइनस ए, और टाइम निकालना हमने, टाइम ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय के। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1, फाइनल इज 0.075 डिवाइड बाय के की वैल्यू 0.0030। तो ये सॉल्व करके आपका टाइम निकल आएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ध्यान में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगाना था, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता है दूसरा होता है फॉर्मूला, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता फॉर्मूला लगना था 2.303 log ऑफ ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के टी। तो ध्यान दें, पढ़ना ध्यान से, जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले याद करो अच्छे से। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन निकालनी है अगर के की वैल्यू गिवन है। सो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर हियर। 2 अमोनिया breaks to give N2 plus 3H2. रेट ऑफ रिएक्शन इज के, अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 0। क्यों 0? बिकॉज उन्होंने बोला इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी चीज की पावर तो 0 1 हो जाएगा, के रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली इक्वल टू के। के की वैल्यू कितनी है 2.5 into 10⁻⁴, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इससे हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन की निकालनी है, तो पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, आपस में रिलेशनशिप लिखेंगे। रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा 2 प्लस डेल्टा N2/डेल्टा 2 प्लस 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है, वैल्यू यहां पुट कर दो, इसके इक्वल करो नाइट्रोजन की स्पीड आ जाएगी, इसको इसके इक्वल करोगे हाइड्रोजन की स्पीड आ जाएगी। सो दैट वाज इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो कि अदरवाइज हायर ऑर्डर का होता है बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है, उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, एग्जांपल इसका हाइड्रोलिसिस ईस्टर प्लस वाटर फॉर्म्स एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि ईस्टर की कंसंट्रेशन एज वेल एज वाटर की कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर वाटर एक्सेस में हो जाए, जो चीज एक्सेस में उसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, तो इट विल सिंपली बिकम ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जो एक्चुअली में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, बट जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाता है तो दे बिकम ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। What is half life time? Time after which concentration of a reactant becomes half of the original concentration is known as half life time. मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी A0 है, तो कितने टाइम के बाद वो A0/2 हो जाए, उस टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं।
जितने टाइम में हाफ ऑफ द सब्सटेंस यूज हो जाएगा। रीजन बताना है अपने को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। उसका कारण है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके पास, उनके आयंस के पास, नॉट प्योर मेटल्स की बात कर रहे हैं, उनके आयंस के पास कंपाउंड्स बन गए, उसमें आयंस हो गए, उनके आयंस के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका रीजन हमने देना है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ट्रांजिशन वर्ड लिख लें, क्योंकि जो डी सबसेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, T2G और EG, और फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ट्रांजिशन करता है फ्रॉम T2G टू EG एंड बैक, जिसकी वजह से कलर आता है। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, R1 18 3D10 4s2 जिंक। इट हैज नो पार्शियली फिल्ड डी सबसेल। पार्शियली फिल्ड डी सबसेल चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए, और इसका अगर आयन भी बना, जिंक 2 पॉजिटिव बना, इवन देन डी सबसेल इज फुली फिल्ड 3D10। तो जब तक पार्शियली फिल्ड डी सबसेल ना हो, पार्टली फिल्ड डी सबसेल ना हो, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। जिंक इज डी ब्लॉक एलिमेंट बट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी स्पेशल केस। क्वेश्चन नंबर 20, इनके आईपीसी नेम बताने हैं अपने को। पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कोबाल्ट X, अमोनिया 0, वाटर 0, क्लोरीन -1 X, क्लोरीन -1, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, -2 इक्वल टू 0, X इक्वल हो गया +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो नाम हो गया टेट्राअमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3। पहले लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली, फिर मेटल एटम का नाम, और लास्ट में जो बाहर वाले हमारे पास काउंटर आएगा उनका नाम क्लोराइड। वहां नहीं डाई वगैरह लगाना, वो सिंपल लिखना क्लोराइड। अगर लाइगेंड्स में डबल आ रहा है तो उसको लिखना आपने डाई, बट बाहर वाले में सिंपल क्लोराइड लिखना। नेक्स्ट पार्ट, यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3 आ गया। पहले लाइगेंड्स का नाम डाई क्लोराइडो, अब EN 2 बार आ रहा है, बट हम डाई यूज नहीं करते क्योंकि इसके नाम में डाई है, इथेन 1,2 डाइमाइन। इन दैट केस वी यूज बिज इथेन 1,2 डाइमाइन। क्रोमियम 3, ये तो कटायन का नाम था, फिर स्पेस देके सनायन का नाम, अनायन हमारा क्लोराइड। सो दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। 21, इनमें से कौन सा SN1 मैकेनिज्म फर्स्ट शो करेगा? तो SN1 में ऑब्वियसली कार्बोकेटायन बनता है, ये Cl जाएगा तो पीछे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, Cl जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, ये बन रहा है टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसके साथ 3 कार्बन चेन अटैच है, उसके साथ 2 कार्बन चेन अटैच है। टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, इसलिए SN1 मैकेनिज्म कौन बेटर शो करेगा? This will show better because it is forming a tertiary carbocation. Next, SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से लगाइए। NCERT क्वेश्चन है, ये भी वो भी NCERT क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता है SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उतना वो लेस रिएक्टिव होगा। तो इसमें टर्शियरी है, इसमें सेकेंडरी है, इसमें प्राइमरी है, तो इसलिए सबसे नीचे ये, उसके ऊपर 2 ब्रोमोप्रोपेन और सबसे ऊपर होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन विल रिएक्ट फास्टेस्ट और ये सबसे लीस्ट रिएक्शन करेगा। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी होती है SN2 में, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखनी होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वाटर का 24 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और आपको 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर, उसका आपको वेपर प्रेशर निकालना है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन है, 5% यूरिया सोल्यूशन मींस 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन एक्वा सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यूरिया का 5 ग्राम है, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, मतलब सॉल्वेंट का मास कितना होगा? यूरिया का आप सिंबल सॉल्यूट के लिए B सिंबल यूज करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 - 5 95 ग्राम,
Molecular mass of urea is how much? 60. वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18. इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो 5 by 60, 1/12 मोल्स आ गए. इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो 18 by 95. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो. व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय Na plus Nb. सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है 1/12. सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है 18 by 95. sorry 95 by 18. given mass upon molecular mass, so it will be 95 by 18 plus 1/12. ये सॉल्व करके आपको एक बार दोबारा से करते हैं. So delta P upon P naught A is equal to mole fraction of solute. तो हमें डेल्टा P की वैल्यू निकालनी है NB upon Na plus NB into P naught A. सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से 1/12, 95 by 18 plus 1/12. यहाँ पे आप निगलेक्ट भी कर सकते हो. 95 by 18 is very big and 1/12 is very small. निगलेक्ट करके सीधा ले सकते हो. 1/12 divided by 95 by 18 into P naught A कितना नहीं होगा आपको 24. तो ये कैलकुलेशन करके आपके पास आ जाएगा बेटा डेल्टा पी की वैल्यू, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. फिर जो आंसर आएगा उसको आप पी नॉट में से माइनस कर दो. फाइनल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस डेल्टा पी करके आंसर आएगा. और यूनिट रहेगा जो भी इसका यूनिट है वही यूनिट रहेगा, दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ध्यान रहे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज एक्स बी. डेल्टा पी पहले निकाल लो, उसके बाद उसको इनिशियल वेपर प्रेशर में से माइनस करके, क्योंकि आपको वेपर प्रेशर लोअरिंग नहीं पूछी, आपको फाइनल वेपर प्रेशर पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है. आपको पहले तो रेजिस्टेंस दी हुई है, ध्यान से यूनिट पढ़ना. ओम रेजिस्टेंस दे रखी है, यूनिट का ध्यान रखना. रेजिस्टिविटी निकालनी. आर इक्वल क्या होता है रो एल बाय. ये फॉर्मूला तो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वही फॉर्मूला से. रेजिस्टेंस इज 5000. रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है. लेंथ इज गिवन टू बी 40 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में ही रखना, यूनिट नहीं चेंज करना. फिजिक्स नहीं है ये केमिस्ट्री है, इसमें सबको यूनिट सेंटीमीटर में चलते हैं. इनटू 0.8, so this becomes 4000 divided by 40. Resistivity becomes 100. Resistivity is 100. यूनिट आएगा इसका ओम सेंटीमीटर. ओम सेंटीमीटर इसका यूनिट है रेजिस्टिविटी. फिर हमें निकालना है कंडक्टिविटी कापा. कापा होता है 1 बाय रेजिस्टिविटी, 1 by 100. 1 by 100 इसका यूनिट होता है साइमन पर सेंटीमीटर. अब लास्ट में निकालना है लैम्डा. लैम्डा क्या होता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी कापा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी. कापा की वैल्यू पुट करो. कापा इज 1 by 100 इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.05. ये कट गया, 10 आ गया, तो it become 1000 by 5, that is 200 Simon centimeter square per mole. That is the value of lambda n. ये बहुत इजी क्वेश्चन, हर साल ऐसा इजी से क्वेश्चन आता है, ध्यान से करोगे इसको हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन. नेक्स्ट फिर बैलेंसिंग करनी है अपने को. राइट हैंड साइड में क्या बनना है वो आपको याद करना पड़ेगा. इन डी ब्लॉक वी हैव टू लर्न एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव और ऑक्सलेट आयन चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड. अब किसका कितना चेंज हो रहा है? MnO4 नेगेटिव चेंजेस फ्रॉम +7 टू +2, 5 का चेंज है. ऑक्सलेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 से +4 में जा रही है. +2 से +4, +2 ही है, चेक कर ले. 2x -8 इक्वल टू -2 +3 है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से +4 जा रही है. इसका चेंज हो गया 1 का, बट 2 कार्बन एटम है तो 2 का चेंज है. तो MnO4 का चेंज है 5 का, उसका चेंज है 2 का. उल्टा मल्टीप्लाई करो, रिवर्स मल्टीप्लाई करो. यहां पे मल्टीप्लाई करो 2 से, यहां मल्टीप्लाई करो 5 से.
तो यहाँ पे हो जाएगा 2Mn2 पॉजिटिव, साथ में हो जाएगा 10 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अदर एटम बैलेंस हुए। अब उसके बाद आप बैलेंस करो सबसे पहले ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन यहाँ पे 28 है, वहां पे 20 है, तो 8 वाटर लगेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आए, तो यहाँ पे 16 H+ आए, 16 H+। आप चेक भी कर सकते हो, हाउ टू चेक भी हमने करेक्ट किया कि नहीं किया। दोनों तरफ में चार्ज बराबर होगा, यहाँ पे चार्ज है -2, यहाँ पे हो गया -10, यहाँ पे हो गया +16। तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज है +4 और राइट हैंड साइड का +4। अगर आपका चार्ज बैलेंस हो रहा है दैट मींस आपने इक्वेशन सही बैलेंस किया। हीटिंग ऑफ KMnO4, ये हीट करने में बनाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन। ये तो याद ही करना है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हीट करना और KMnO4, ये रिएक्शन आपको याद करना है। नेक्स्ट अगेन ऑक्सीडेशन है, डाइक्रोमेटाइन चेंजेस टू क्रोमियम 3+ आयन इन एसिडिक मीडियम एंड H2S चेंजेस टू S। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से +3, 3 का चेंज है बट 2 क्रोमियम एटम में टोटल 3 × 2 6 का चेंज है। H2S -2 से 0 में जा रहा है, 2 का चेंज है, इसका चेंज 6 का, उसका 2 का, कॉमन डिवाइड करना 3:1, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, उसको 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, उसको 3 से। अब बैलेंसिंग करो, 2 क्रोमियम 3+ आयन आए, 3 सल्फर, अदर आइटम से बैलेंस हो गए। अब बैलेंस करते हैं इसको ऑक्सीजन को, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर लगाओ। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, उधर 14 है, अगर 6 यहाँ पे 8 चाहिए, 8 H+। चार्ज चेक कर सकते हो, चार्ज +6 इधर आ रहा है, +6 उधर आ रहा है। इस तरह से बैलेंसिंग करनी है, ध्यान से। +1 में की हुई है, सब बैलेंसिंग +1 है, बस सिर्फ फर्क है कि राइट हैंड साइड +1 में गिवन होती थी, यहाँ पे अपने आप सोचनी है। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें इनकी हाइब्रिडेशन मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। ठीक है, तो कोबाल्ट होता है 27, कोबाल्ट 27, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे वो देगा आर्गन 18। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पहले कोबाल्ट लिख लेते हैं, 4s2 1 2 3 4 5 6 7। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सिंगल। अब ये डिसाइड करना है अपने को कि पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे पेयरिंग कराने वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, Cn नेगेटिव, CO, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स करवाते हैं, En भी करवाता है। बट अमोनिया दिस इज द ओनली वन केस, सिंगल केस है जहां पे अमोनिया में पेयरिंग करवाता है, अदरवाइज अमोनिया कहीं पेयरिंग नहीं कराता, बट कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में करवाता है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पेयरिंग होगी। 2 ऑर्बिटल खाली हो गए 3D में, फिर 4s और 4p। अब हमें यहां पर 6 लाइगेंड्स हैं, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 लोन पेयर, 6 हो गए। तो कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, सब में एक ही लोन पेयर आएगा। इससे मैंने 2 प्रोसेस दिखाए हैं, सब में हाइब्रिडेशन होगी D2sp3 और सभी पेयर्ड हैं तो, और मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया डायमैग्नेटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आएगी बेटा, ध्यान दें। NiCO4, निकल होता है 28 और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, निकल 28 ही है, निकल 28 हो गया हमारा आर्गन 18, 4s में 2, 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कोई होना नहीं है, बट CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करवाएगा। वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ पे ले जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयरिंग कर देंगे, यहाँ पे दोनों ये खाली हो जाएगा, 3D पूरा फुल हो जाएगा, 4s के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। अब आगे बचा हमारे पास 4p,
अब कितने हमें ऑर्बिटल्स चाहिए? वी रिक्वायर 4 ऑर्बिटल्स, 4 लाइगेंड्स हमारे, तो 4 ही चाहिए, हमें 4 चाहिए। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और डायमैग्नेटिक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। क्वेश्चन नंबर 26, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हो, उनको इनएंशियोमर्स बोलते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल इसके पास किरण कार्बन CH3H ClOH, जैसे किरण कार्बन। अब इसमें चारों को अलग अलग लगे, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो Cl मिथाइल HOH, ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, एग्जैक्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, उनको बोलते हैं इनएंशियोमर्स। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? अब इनएंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मान लीजिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो लीवर रोटेटरी है, पर अगर हम ऐसा एक सोल्यूशन बना लें इसमें 50% डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल्स डाल दें, 50% लीवर मॉलिक्यूल्स, ओवरऑल सोल्यूशन विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल राइट को टर्न कर रहे हैं, आधे लेफ्ट को टर्न कर रहे हैं। सच ए मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, एंड इस प्रोसेस को एक्सटर्नल कंपनसेशन भी बोलते हैं। एक मीजो कंपाउंड्स में होती है वो इंटरनल कंपनसेशन होती है, बट जो रेसिमिक मिक्सचर है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन। बी पार्ट, व्हाई क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो कई बार बात हो चुकी है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था गैब्रिएल थैलेमेट सिंथेसिस में। क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होती? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बेंजीन से Cl को हटाना। यहाँ पे कई सारे हाइड्रोजन एटम भी लगे, हाइड्रोजन एटम को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम को हटा के कुछ लगाना हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हम तो Cl एटम को हटाने की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl को हटाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 27, हमें रिएक्शन कंप्लीशन करनी। वोल्फिन रिडक्शन होती क्या है? ऐसी रिडक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करती है, वो वोल्फिन भी होती है, और दूसरी होती है क्लेमेंजन रिडक्शन। वोल्फिन क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन को पहले उसका रिएक्शन कराओ NH2NH2 के साथ, हाइड्रोजीन के साथ, वाटर मूव करके बन जाएगा हाइड्रेजोन, एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोजोन भी। फिर इसको हम हीट करते हैं KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बीच में नाइट्रोजन गैस हट जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, जैसे CH3CH3 बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस लगा देगी। दिस रिडक्शन इज नोन एज वोल्फ-कीटोन रिडक्शन, और जो काम ये कर सकती है वही क्लेमेंजन रिडक्शन भी कर सकती है। व्हाट इज इटार रिएक्शन? इटार रिएक्शन क्या होता है? बेंजीन की साइड चेन को, बेंजीन की साइड चेन है, अगर तो हम इसको KMnO4 से हीट करेंगे, KMnO4 क्या करता है? बेंजीन की कोई भी साइड चेन हो, चाहे वो मिथाइल इथाइल कुछ भी है, उसको एसिड में कन्वर्ट करता है, एसिड में। तो अब हम इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बजाय इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। हम इसको बेंजोइक एसिड में नहीं लेके जाना चाहते, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? बेंजीन की जो साइड चेन है मिथाइल, इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ या CrO3+ एसिटिक एनाइड्राइड के साथ। तो ये जो साइड चेन है एसिड तक ऑक्सीडाइज नहीं होगी, सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाएगी, बेंजीन बन जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार रिएक्शन। कैनिजर रिएक्शन तो आपको सबको पता होगा, एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ते हैं, एल्डोल के साथ वाला रिएक्शन है। व्हाट इज कैनिजर रिएक्शन? शोन बाय दोज एल्डिहाइड्स नॉट कीटोन्स, वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड in the presence of NaOH concentration, concentrated। तो एक जो एसिड है हमारे पास एल्डिहाइड, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और दूसरा पार्ट जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल।
वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एसिड, सोडियम क्लोराइड एसिड बनेगा। एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक की रिडक्शन हो रही है। एक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा और एक जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हमें कंप्लीट करना है। एसिटिक एसिड SOCl2, SOCl2 हो या PCl3 हो या PCl5 हो, ये सब का काम एक ही है, OH हटा के Cl लगाना, यहाँ पे CH3COCl लगेगा, CH3COCl लगेगा। अगला रिएक्शन आपको पता है रोजनमैन रिडक्शन है, यहाँ से HCl रिमूव करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो B इज एल्डिहाइड, और फिर उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो वाटर रिमूव करके हाइड्रोजोन बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। इसका आंसर है एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। सेकंड पार्ट CH3CN डाइबल H, ये एनसीईआरटी में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दी हुई है डाइबल H के बारे में। डाइब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये जो रिएजेंट है ये साइनाइड्स और ईस्टर्स को, साइनाइड्स एंड ईस्टर्स, अगर कोई ईस्टर है उसको कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करके एल्डिहाइड बन जाएगा, ईस्टर्स को भी करता है। फिर एल्डिहाइड बना और डिल्यूट NaOH, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए एल्डिहाइड है और डिल्यूट NaOH, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है पक्का। इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे एसिड एल्डिहाइड के, तो ये बनेगा मॉलिक्यूल CH3CH OH CH2CH2, एल्डोल कंडेंसेशन, दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड जुड़ गए। और फिर हीट करने पे यहाँ से वाटर मूव हो जाएगा, वाटर मूव हो करके ये बन जाएगा ब्यूट-2-ईनल, ब्यूट-2-ईनल फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ने के लिए जो लिंकेज लगती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज से जोड़ा, वो जो लिंकेज आपस में होती है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव होता है और आपस में जुड़ जाते हैं। इनवर्ट शुगर क्या होती है? शुगर होती है सुक्रोज, which is optically active plus 66.5, इसकी ऑप्टिकल नोटेशन होती है, डेक्स्ट्रोडेट्री होती है। जब इसको आप वाटर में डालते हो इट चेंजेस टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रोडेट्री है बट फ्रक्टोज लीवोरोटेट्री है, तो जो ओवरऑल ऑप्टिकल नोटेशन कुछ -16 समथिंग ऐसी कुछ बन जाती है। तो ओवरऑल ऑप्टिकल नोटेशन प्लस की बजाय माइनस में हो जाती है। तो जो ड्राई शुगर है हमारी वो डेक्स्ट्रोडेट्री होती है, बट पानी में डालने के बाद वो लीवोरोटेट्री हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज इनवर्ट शुगर, उसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होती हैं? जहां मोनोसैकेराइड जोड़ करके बड़ी बनाते हैं, बड़ी सैकेराइड्स को बनाते हैं। अगर दो जुड़ गए तो डाइसैकेराइड, तीन जुड़ गए तो ट्राइसैकेराइड, 2 से लेकर 10 तक 2 to 10 a saccharide, a carbohydrate which contains 2 to 10 monosaccharides is known as oligosaccharide. क्वेश्चन नंबर 29 केस स्टडी है, ऑब्वियसली उस पे है सेमी परमेंट मेम्ब्रेन वगैरह पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस वाले टॉपिक पे। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर हमारे पास एक तरफ सोल्यूशन है, सॉल्यूशन एक तरफ सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ हमारे पास कोई सोल्यूशन है। तो जो सॉल्वेंट फ्लो करता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, बट नेट फ्लो इधर ही होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड नेट फ्लो होता है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बट अगर हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पिस्टन लगाएंगे और यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा देंगे तो लिक्विड नेट फ्लो रिवर्स शुरू हो जाएगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट जाना शुरू हो जाएगा लिक्विड। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। When pressure more than osmotic pressure is applied on the solution side, then solvent starts flowing from solution to the solvent side. Solution side पर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो ताकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ चला जाए, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घर में सारे वाटर प्यूरिफायर्स पे काम करते हैं।
एंड एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम बताना है आपको, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे कि पार्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड्स वगैरह होती है, तो आपको कोई भी एक आंसर इसमें देना है। What do you expect when red blood RBC are placed in 0.5% NaCl solution? देखो ये हमारे RBC है, RBC के अंदर कंसंट्रेशन होती है 0.9%, बाहर वाला सोल्यूशन है 0.5%, तो बाहर वाला सोल्यूशन लेस कंसंट्रेशन है, अंदर RBC में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो लिक्विड बाहर जाना शुरू हो जाएगा, लिक्विड बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चलता है लिक्विड, तो लिक्विड अंदर भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, लिक्विड अंदर आना शुरू हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा और आरबीसी फूलना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली ब्रेक भी हो सकता है, इट कैन रप्चर। ध्यान रहे इसी को अगर आप आरबीसी को आप 0.9% आरबीसी है कंसंट्रेशन, अगर आप 1% NaCl सॉल्यूशन में रखोगे तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, फिर लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। तो 0.5% पे एंडोस्मोसिस होगा, 1% पे एक्सोस्मोसिस होगा, मोर देन 1% लिक्विड बाहर जाना शुरू हो जाएगा, इसमें आरबीसी श्रिंक हो जाएंगे, इसमें फूल जाएंगे आरबीसी, स्वेलिंग हो जाएगी और अल्टीमेटली बर्स्ट भी हो सकते हैं। Which one of the following have the higher osmotic pressure in this? किसका osmotic pressure ज्यादा है? osmotic pressure का फॉर्मूला होता है बेटा P is equal to CR, concentration, gas constant और T temperature, या R को solution constant भी बोलते हैं, और साथ में बेंटो फैक्टर लगा लो तो ICR। दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है 1 मोल, बट बेंटो फैक्टर का फर्क है, KCl breaks into 2 K equals to Cl negative, इसका बेंटो फैक्टर 2 है, जबकि यूरिया तो ब्रेक होता है जिसका बेंटो फैक्टर 1 है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा KCl का, बिकॉज इट हैज हायर बेंटो फैक्टर। हाउ कैन यू से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां से देख लो P is equal to CRT, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्लियरली ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली क्वेश्चन हो, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केस स्टडी, अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है। सबसे पहले इनमें से किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? बेसिक कैरेक्टर नहीं पूछा, हाँ बेसिक कैरेक्टर पूछा था। एरोमेटिक अमाइन वैसे लेस बेसिक होती है, क्योंकि इनका जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ चला जाता है प्लस सेल्फ की वजह से, इसलिए लोन पेयर रिलेशन मुश्किल रहता है, लेस बेसिक होती है। अगर मिथाइल ग्रुप आया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे, बट यहाँ पे NH2 है ही नहीं, यहाँ पे NO2 है, NH2 होता तो डिफरेंट क्वेश्चन होता, अभी NO2 है तो वो तो बेसिक सबसे कम बेसिक यही होगा, लीस्ट बेसिक होगा, उसके बाद ये होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, उसको लेस में सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा। बट अगर ये NH2 हो, इफ इट इज NH2 देन इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर ये NH2 तीनों NH2 तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और सबसे कम ये होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। तो अगर जिस हिसाब से NO2 लिखा हुआ फिर तो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, फिर तो ये बेसिक है नहीं, लोन पे दे ही नहीं सकते। B part, why pKb of aniline is more than methylamine? एनिलीन का pKb मिथाइलमाइन से ज्यादा क्यों, मतलब इसका मतलब है कि एनिलीन लेस बेसिक क्यों है? जो ज्यादा बेसिक होता है उसका Kb ज्यादा होता है, अगर ज्यादा बेसिक हो, बट उसका pKb कम होता है। ऐसे एसिड में भी होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है उसका Ka ज्यादा होगा बट उसका pK कम होगा। इसको pKb ज्यादा बोला, एनिलीन का pKb ज्यादा क्यों है मिथाइलमाइन से? इसका मतलब एनिलीन वीकर बेस क्यों है भाई, वो अभी हमने आंसर दिया था मैंने। एनिलीन इज व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइलमाइन। मिथाइलमाइन में तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके लोन पे कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, सो इट इज वेरी स्ट्रांग बेस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका लोन पे वो तो बेंजीन की तरफ जा रहा है क्योंकि प्लस एंड फैक्ट,
इसका लोन पेयर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वहां पे लोन पेयर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. इट इज लेस बेसिक, इट इज मोर बेसिक. अगर कोई लेस बेसिक है इसलिए इसका पीके भी ज्यादा है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर. देखो जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको समझ के करेंगे तो ज्यादा बेटर है. अदरवाइज रटने को तो एनसीईआरटी क्वेश्चन रट के चले जो मार्क्स तो फिर भी आ जाएंगे बेटा, बट अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट. अंडरस्टैंडिंग में ये होता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आया तो आप कर सकते हो, रटने से नहीं होगा. एक्वस मीडियम में बेसिक करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मिथाइल माइंस का अलग आता है, और मिथाइल माइंस में इसका आंसर होता है मिथाइल माइंस सारे 213 और सबसे कम अमोनिया. अगर यहीं पे इथाइल ग्रुप होते तो होता 231 देन अमोनिया. इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है आंसर. दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लोन पे कंसंट्रेशन नाइट्रोजन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन. वहां से आप पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे सिंपल आंसर ये है हमारे पास. सबसे ऊपर सेकेंडरी, सबसे ऊपर ये, नंबर 2 पे प्राइमरी, नंबर 3 पे टर्शियरी और सबसे नीचे टर्शियरी माइन होती तो ये आंसर. अगर इथाइल माइन होती तो ये आंसर. A monolysis of alkyl halide is not good method for prepare pure amines. अल्काइल हैलाइड्स का अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो दिक्कत क्या है? अमोनिया से रिएक्शन कराया, अमाइन प्राइमरी अमाइन बनी, साथ में एसिड. यहाँ पे अमोनिया ने लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल का काम किया, यहाँ पे अटैक किया. बट जो प्राइमरी अमाइन बनी वो अमोनिया से ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है. वो फिर रिएक्शन करेगी इसके साथ, रिएक्शन रुकेगा नहीं, अगेन इट विल रिएक्ट, अपने लोन पर से यहाँ पे अटैक करेगी. It will form secondary amine plus HCl. Secondary amine फिर दोबारा से रिएक्शन करेगी, फिर टर्शियरी amine बनेगी. Ultimately it will change to a quaternary ammonium salt. Ultimately फिर ये रिएक्शन करेगी, लास्ट में जाके ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 4 and positive C. Quaternary ammonium salt बनेगी. So क्योंकि इन सब का मिक्सचर बनने वाला है, इसलिए प्योर अमाइंस नहीं बन सकते, मिक्सचर बनेगा. So this method is not used. अगर यही हमें अल्काइल हैलाइड से बनानी है, प्राइमरी अमाइंस बनानी है, तो इस मेथड के बजाय हम रिएक्टेंट्स यही है, अमोनिया और अल्काइल हैलाइड ही होते हैं, यही रिएक्टेंट होते हैं, बट हम मेथड यूज करते हैं गैब्रिएल फेल्डमैन सिंथेसिस. उसमें यही रिएक्टेंट आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसको डायरेक्टली अगर रिएक्शन कराओगे तो मिक्सचर बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 31 ए पार्ट, इसका आईपीसी नेम बताना. ये तो वैसे अल्कोहल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ही आपको पता है, एसिटाल्डिहाइड से बनता 1 2 3 4. तो इसका आंसर है ब्यूटूइनल. एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है, एसिटाल्डिहाइड से बनता है. गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, दिस इज प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन. इनके बीच में टेस्ट बताना है. एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे सकते हैं. This will show फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. टॉलरेंस रीजन टेस्ट शो कर सकते हो, या फिर आपके शो कर सकते हो आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हो. इसमें CH3CO ग्रुप है, इट विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट, इट विल नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट. तो लेट अस सपोज हम आइडोफॉर्म टेस्ट लिखते हैं प्रोपेनॉन का, CH3CO CH3 3I2 प्लस NaOH. यहां से तीनों H हट जाएंगे, आयोडीन के साथ बनाएंगे 3HN. इन हाइड्रोजन की जगह से आप 3 आयोडीन लेके CI3 बन जाएगा. CI3 जो है वो H के साथ इलेक्ट्रोमाइन करेगा और बनाएगा CHN आइडोफॉर्म. बाकी जो बच गया है CH3CO वो ONA के साथ जुड़ के सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, CH3COONA. एंड दिस आइडोफॉर्म इज ए येलो प्रेसिपिटेट. तो आइडोफॉर्म टेस्ट है बेटा 100%. आइडोफॉर्म टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट तो आते ही आते हैं, बहुत आइडोफॉर्म टेस्ट कंफर्मली होते ही एग्जाम में हमेशा. इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो. हाउ यू विल कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजोइक एसिड. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टॉलिन को बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे. बेंजीन की कोई भी साइड चेन है उसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कर दो या पोटेशियम डाइक्रोमाइड के साथ ऑक्सीडाइज कर दो तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा.
इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल, एक कार्बन बढ़ रही है तो ये ग्रिग्नर रीजन का रोल है, पक्का ग्रिग्नर रीजन इसमें काम करने वाला है। पहले इथेनॉल लो, उसको ऑक्सीडाइज करो पीसीसी से, एल्डिहाइड बनाओ, फिर एल्डिहाइड का रिएक्शन करोगे आप ग्रिग्नर रीजन से। पहला स्टेप ग्रिग्नर रीजन ऐड हो जाएगा ड्राई ईथर की वजह से, दूसरा वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस, अल्टीमेटली यहाँ पे OH और CH3 लग जाएगा। एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन टू ओल बन जाएगा। अगर ये प्रोपेन 1 होता डिफरेंट चीज थी, बट फिर ये मेथड नहीं लगना था। वैसे बहुत लेंथी कन्वर्जन है, तो इतनी लेंथी आपको आएगी भी नहीं। प्रोपेनल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। ये कीवर्ड है 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि कई बार 3 हाइड्रोक्सी भी आ जाते हैं। 3 हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, और 2 हाइड्रोक्सी बनते हैं HCl की एडिशन करने, CH3 CH2 CHO, HCl की एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड कीटोन में जो हम पढ़ते हैं, साइनोहाइड्रिन बनेंगे CH3 CH2 CH OH Cl, साइनोहाइड्रिन बना, यहाँ पे OH और Cl हो गया। बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो Cl विल बी कन्वर्टेड टू COH, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रो कीवर्ड याद रखना, 2 हाइड्रोक्सी दिया तो HCl की एडिशन है, 3 हाइड्रोक्सी है तो एल्डोल कंडेंसेशन। अब रिएक्शन लिखना है, एक कीटोन है और हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो वाटर में हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे बन जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन है, डबल बॉन्ड NOH, उसका ऑक्साइन बन जाएगा। कौन सी एल्कीन का ऑक्सीडाइज करने पर ये बना, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको आमने सामने लिख लो ऐसे, और फिर में से ऑक्सीजन निकाल के जोड़ दो आपस में। तो ये एल्कीन है जिसका ऑक्सीडाइज करने पर ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ऑक्सीडाइज के दोनों प्रोडक्ट्स को आमने सामने रख के ऑक्सीजन हटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाना। नेक्स्ट सी पार्ट, SOCl2 का या PCl3 का या PCl5 का काम एक ही होता है, OH हटाकर Cl लगवाना, तो OH की जगह Cl लगेगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, यहाँ पे Cl लगेगा। अल्कोहल में और एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये काम करते हैं, अल्कोहल में भी करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH हटाकर Cl लगवाते हैं। नाउ दिस, इसका रिएक्शन करा रहे हो NaCN HCl, तो बेसिकली वो HCl ही होंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड से उसको कोई लिंक नहीं है, यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनेगा, CHOHCl। नेक्स्ट, बेंजीन से एस्टोफेनॉन बनाना है, ये एस्टोफेनॉन है, तो ये फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CH3, एनहाइड्रस CH3, तो यहां से HCl रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे COCH3, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्वेश्चन नंबर 32 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। ई नोट सेल होता है हमारा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड ई नोट एनोड। कैथोड कौन है? जिसकी रिडक्शन हो रही हो। किसकी रिडक्शन हो रही है? वो कैल्शियम की रिडक्शन हो रही है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है। गोल्ड की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कैल्शियम के इलेक्ट्रोपोटेंशियल में से गोल्ड का इलेक्ट्रोपोटेंशियल हमें माइनस करना है, क्योंकि कैल्शियम कैथोड है। तो -2.87 माइनस 1.5, जिसका मतलब -4.37, माइनस में आंसर आता है। और ई नॉट सेल अगर माइनस में है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या तो आप डेल्टा जी से बता सकते हो या ई नॉट सेल से बता सकते हो। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी कैसे निकलेगा?
डेल्टा जी होता है माइनस NF नॉट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो रहे हैं शिफ्ट, ये टोटल आके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक में 2 है एक में 3 है। जब आप इसको बैलेंस करने जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब एक को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को 2 से, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और F की वैल्यू कितनी है 96500। ई नोट सेल हमने निकाला -4.37, मल्टीप्लाई करके आपको डेल्टा जी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्निश सिल्वर का बर्तन है, उसके ऊपर खराब हो गया, ऊपर ब्लैक कोटिंग हो गई, Ag2S की कोटिंग हो गई, उसको हटाने के लिए क्या हम एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज एल्यूमिनियम टू रिमूव दैट? तो हमें चेक करना है, अगर ये रिएक्शन होगा तो Ag2S will change into Ag and aluminium 3+ will change into aluminium, सॉरी Ag2 से Ag बनेगा और एल्यूमिनियम का उल्टा रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम will change into aluminium 3+। रिएक्शन ये होगा Ag2S plus aluminium will change into 2Ag plus Al2S3, एल्यूमिनियम सल्फाइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी, सिल्वर की रिडक्शन होगी। और ई नोट सेल क्या होता है? कैथोड। यहाँ पे सिल्वर कैथोड होगा, सिल्वर की रिडक्शन होगी। सिल्वर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है? -0.71, एनोड का -1.66 प्लस 0.95। ई नोट सेल प्लस में आ रहा है, सिल्वर इज एक्टिंग एज कैथोड, एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज एनोड। प्लस में आने का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, भाई रिएक्शन हो सकता है, एल्यूमिनियम को रिमूव यूज कर सकते हैं इस केस में। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? किसी सेल की पोटेंशियल या उसकी ईएमएफ जो होती है, बेसिकली दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट। फ्यूल सेल क्या होता है? पूरा पड़ा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जो किसी कंबशन रिएक्शन की, कोई भी कंबशन रिएक्शन हो, उसकी जो एनर्जी रिलीज है उसको सीधा डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम घर में गैस जलाते हैं, एलपीजी, अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हीट की बजाय सीधा डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ जाए, दैट इज द वर्क ऑफ फ्यूल सेल। क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट पार्ट, नॉनस्टिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी। पहले तो रिएक्शन लिखो आप, जिंक से क्या बन रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? कैडमियम। ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन, जिंक प्लस कैडमियम 2 प्लस फॉर्म्स कैडमियम प्लस जिंक 2 प्लस। सेल रिएक्शन लिखो, ई नोट सेल निकालो, ई नोट कैथोड, ये कैथोड है, कैथोड में से नोट माइनस करो, तो -0.4 माइनस ऑफ -0.76, ई नोट सेल आ गया 0.36, कैथोड माइनस एनोड, कैडमियम माइनस जिंक, 0.36 ई नोट सेल आ गया। तब नॉनस्टिक क्वेश्चन लगाओ, ई सेल क्या होता है? ई नोट सेल -0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नेगेटिव। ई नोट सेल इज 0.36 -0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। प्रोडक्ट में है हमारा, प्रोडक्ट में कौन है यहाँ पे देखो, जिंक, और रिएक्टेंट में कैडमियम, जिंक आयंस डिवाइड बाय कैडमियम आयंस। आयंस को लेना प्लीज, मेटल को नहीं लेना, मेटल की कंसंट्रेशन 1 होती है। अब कंसंट्रेशन पुट करो बेटा, 0.36, ये तो लेफ्ट डिवाइड करके 0.03 आ जाएगा, लॉग ऑफ जिंक की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.1, कैडमियम की 0.0, लॉग ऑफ 10 बन जाएगा। लॉग ऑफ 10 हो गया, लॉग ऑफ 10 1 होता है, तो बेसिकली 0.36 into -0.03, 0.33 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। नॉनस्टिक क्वेश्चन के 3 स्टेप होते हैं, ध्यान रखो। पहला आपको सेल रिएक्शन लिखना है, फिर ई नोट सेल निकालना है, फिर नॉनस्टिक क्वेश्चन अप्लाई करनी है। अगर ये रिएक्शन नहीं लिखा तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, उसको ऑक्सीडाइज करें CrO3 से।
मतलब पीसीसी, इट इज वर्किंग एज पीसीसी। कंपाउंड बी बना जो कि आगे आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। तो बेसिकली पीसीसी से ऑक्सीडाइज होने वाला अल्कोहल होती है इथेनॉल। फॉर्मूला चेक कर लो, C2H6O ही है। इसको CrO3 से ऑक्सीडाइज किया तो क्या बन गया, ये CH3CHO, ये बी हो गया हमारा। फिर इसका आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाना है अपने को, CH3CHO का आइडोफॉर्म टेस्ट, CH3CHO 3I2 प्लस NaOH। यहां से तीनों हाइड्रोजन हटे, 3HI बना, तीनों हाइड्रोजन लेके CI3 बना, CI3 इस H के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CHI3, और बाकी जो बचा ये और ये जुड़ के HCO एंड दिस आइडोफॉर्म इज ए येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, कंपाउंड ए मतलब अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड का हीट कर रहे 413 केल्विन पे। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 413 केल्विन। इसमें बनेगा ईथर। अगर 443 दिया तो एल्कीन बनती, तो CH3CH2H, 2 molecules HOCH2CH3, 413 केल्विन सल्फ्यूरिक एसिड, कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मूव करके ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH2 OCH2CH3 ईथर फॉर्मेशन होती है, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो डी कंपाउंड बना वो HI के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ईथर बना हमारा, ये ईथर HI के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ I, CH3CH2OH प्लस साथ में बन जाएगा CH3CH2। ईथर का रिएक्शन HI के साथ जो रिएक्शन होता है, ईथर में ज्यादातर यही रिएक्शन आता है या विलियमसन सिंथेसिस आता है, यही दो रिएक्शन होते हैं ईथर के ज्यादातर। नेक्स्ट बी पार्ट, फिनोल का रिएक्शन कंसर्ट HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड बनता है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल के साथ ऊपर लग जाएगा सारा NO2 तीन जगह NO2 लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड बनता है। प्रोपीन की हाइड्रोकोरेशन, इट इज वाटर एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकोव रूल। सबसे पहले क्या होता है इसमें, प्रोपीन reacts with half molecule of B2H6 या BH3 के, इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है CH3CH2CH2 थ्राइस ट्राई एंड प्रोपाइल बोरॉन बन जाता है पहले स्टेप में। फिर आप इसको रिएक्शन करते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो ये बन जाएगा 3 molecules of प्रोपेन 1 और जो 3 OH2 बचे वो B के साथ लग के बना लेगा H3BO3। दिस इज वाटर एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकोव। थर्ड पार्ट, सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CH3Cl। सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज टर्शी ब्यूटॉक्साइड, इसका सोडियम सॉल्ट प्लस CH3Cl। विलियमसन सिंथेसिस है, Na से निकल जाएगा और ईथर बन जाएगा, प्लस CH3 यहां में जुड़ जाएगा, इट इज विलियमसन सिंथेसिस। अगर ईथर पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो श्योरली ऑब्वियसली विलियमसन सिंथेसिस आएगा या फिर HI के साथ रिएक्शन आएगा, HI-HBr के साथ रिएक्शन। एक टेस्ट बताइए ब्यूटेन वालों और ब्यूटेन 2-ol के बीच में, तो ब्यूटेन 2-ol जो होती है, जितनी भी 2-ols होती है वो कौन सा टेस्ट करती है, आइडोफॉर्म टेस्ट, 1 only का। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपने आप लिख लेना इसमें, और लास्ट में क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। वाटर से कम एसिडिक होती है अल्कोहल्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, वो एसिड को वीक बनाएगा हमेशा, और इससे स्ट्रॉन्गर एसिड होती है फिनोल। Phenol is a stronger acid because of stability of phenoxide ion. Phenoxide ion is very stable due to resonance, इसलिए इसके लिए H+ आयन देना आसान है due to formation of phenoxide ion. इसलिए सबसे कम अल्कोहल, उसके बाद वाटर और सबसे ऊपर होगी फिनोल।
Okay, this is completed.